डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आज अपन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 2 की आज अपन बात करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के बारे में कंप्लीटली इंफॉर्मेशन दूंगा। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस क्या होता है, देखो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस समझने से पहले ये देखें कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। देखो इलेक्ट्रोलाइट अपन ने पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में, दो सब्सटेंसेस which exhibit electricity or which flow current due to their ions is called electrolytes. These are two types, strong and weak. दो तरह के होते हैं, strong electrolyte और weak electrolyte. इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस क्या होती है, देखो अगर अपन कंडक्टेंस की बात करें तो ये एक तरह से सिनोनिम होता है करंट का ही। कंडक्टेंस से अपन क्या बोलते हैं, एबिलिटी टू फ्लो करंट। मैं लिख देता हूँ कंडक्टेंस का क्या मतलब है। कंडक्टेंस का जो मतलब होता है वो बताती है किसी भी सब्सटेंस की एबिलिटी को, कि वो करंट को फ्लो करवा सकती है या नहीं करवा सकती है, करवा रही है तो कितना करवा रही है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इट इज द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू फ्लो करंट। करंट को फ्लो कराने की एबिलिटी है और इजीनेस है, कितनी इजीली वो करंट को फ्लो करा रही है, कितनी एबिलिटी उसके अंदर करंट को फ्लो कराने की है। क्लियर है, तो ये होती है हमारी कंडक्टेंस। ठीक, अब अपन अगर आपको ध्यान हो तो कंडक्टेंस को समझने से पहले कुछ यहाँ पर जनरल टर्म्स देखें। क्या देखेंगे, जनरल टर्म्स देखेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, या कुछ डेफिनेशंस देखेंगे। जैसे सबसे पहले अगर अपन बात करें तो वो बात करेंगे रेजिस्टेंस की। किसकी बात करेंगे, रेजिस्टेंस। क्लियर है, रेजिस्टेंस की अगर अपन बात करें तो रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस वो कंडक्टेंस का अपोजिट होता है। मतलब जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ही कम कंडक्टेंस हमारे पास आएगी। अब हम ओम्स लॉ की अगर यहां पर बात करें तो जो मेटालिक वायर्स होते हैं उन पर ओम्स लॉ अप्लाई होता है, मेटालिक वायर्स पर, मेटालिक शीट्स पर। ठीक है, ओम्स लॉ क्या कहता है कि जितना ज्यादा आप पोटेंशियल लगाओगे, ठीक है, जैसे ये मान लो मेटल की शीट है तो इस पॉइंट पर एक पोटेंशियल, इस पॉइंट पर पोटेंशियल लगा हुआ है, दोनों पॉइंट्स पर पोटेंशियल लगा हुआ, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जितना पोटेंशियल होगा उतनी ही ज्यादा करंट आई, जितना पोटेंशियल उतनी ही करंट। क्लियर है, तो इसको हटाएंगे तो आता है आर। तो आर क्या, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, वी अपॉन आई। ये ओम्स लॉ है, लेकिन इसकी बात अपन को नहीं करनी क्योंकि हमें यहाँ पर मेटालिक कंडक्टर्स नहीं पढ़ने, अपन को इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स पढ़ने। और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स जो होते हैं उसमें जो रेजिस्टेंस, भाई यहाँ मेटालिक कंडक्टर्स में जो रेजिस्टेंस आता है वो तो किसकी वजह से आता है, इलेक्ट्रॉन्स और कार्नेल्स में जो कोलिजन्स होता है उसकी वजह से रेजिस्टेंस आता है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में रेजिस्टेंस आता है किसकी वजह से, सॉल्यूट इंटरेक्शन, सॉल्वेंट इंटरेक्शन या सॉल्वेंट इंटरेक्शन की वजह से। ठीक है, उसकी वजह से रेजिस्टेंस आता है। क्लियर है नहीं, तो अपन यहाँ पर सिंपल क्या लिखेंगे कि रेजिस्टेंस हाई होगा। जैसे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग भी अगर देखें, अगर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग भी अगर अपन देखें तो रेजिस्टेंस क्या आ रहा है, वी अपॉन आई। दैट मीन्स रेजिस्टेंस क्या आ रहा है, करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। क्लियर है नहीं, फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, ये तो ओम्स लॉ कहाँ एप्लीकेबल लगाएंगे अपन, फॉर मेटालिक कंडक्टर, फॉर मेटालिक कंडक्टर। मैंने बताया था ना कंडक्टर दो टाइप के होते हैं, फॉर इलेक्ट्रोलिटिक, बट हमें तो चैप्टर में इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर पढ़ने। फॉर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर वी कैन से, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स के लिए हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे रेजिस्टेंस कहां से आएगा, रेजिस्टेंस कम्स, तीन टाइप की इंटरेक्शंस है। कौन कौन सी, सॉल्यूट इंटरेक्शंस। ठीक है भाई, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो होगा उसका अपन रेजिस्टेंस चेक करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस आएगा, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, सॉल्यूट इंटरेक्शन की वजह से आएगा। ठीक है, दूसरा आएगा हमारा सॉल्वेंट इंटरेक्शन की वजह से आएगा, और तीसरा आएगा हमारा सॉल्वेंट इंटरेक्शन या विस्कस फोर्स जिसको अपन बोलते हैं। इन तीन टाइप की इंटरेक्शंस की वजह से हमारा रेजिस्टेंस आएगा। क्लियर है, तो इस रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा, जो कंडक्टेंस होगी हमारी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, कंडक्टेंस जो होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी हम बोलेंगे रेजिस्टेंस जैसे करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो बिल्कुल यहाँ पर भी वही चीज है, लेकिन अपन करंट ना बोल करके ये बोलेंगे उसको कंडक्टेंस बोलेंगे।
क्योंकि कंडक्टेंस भी तो वही है, करंट ही तो है, एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू फ्लो करंट। करंट को कितनी इजीली कोई सब्सटेंस फ्लो करा सकता है, उसको अपन कंडक्टेंस बोल रहे हैं। क्लियर है नहीं? तो वो कब ज्यादा होगी, जब रेजिस्टेंस कम होगा, मतलब जब ये इंटरेक्शंस घटेंगी। इस इंटरेक्शंस को कैसे कैसे घटाया बढ़ाया जा सकता है, मैंने आपको बताया था फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में 4-5 फैक्टर्स बताए थे मैंने, उस पिछले वीडियो लेक्चर में जरूर देखना कौन कौन से फैक्टर्स हैं, आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो रेजिस्टेंस कंडक्टेंस के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये आपको ध्यान रखना है, नोट कर लो, ठीक है। चलो अब आगे की बात करते हैं। अपन ने ये तो देख लिया कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में जो रेजिस्टेंस आता है वो इन इंटरेक्शंस की वजह से आता है, ठीक है। और जो कंडक्टेंस होती है वो हमारी होती है C, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस हमारी क्या होती है, C होती है। अब इनकी यूनिट देख लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की। देखो आपको जो फॉर्मूला याद रखना है वो याद रखना है, सबसे पहले अपन ने बात करी कंडक्टेंस, कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस, ओके, कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस की बात करी तो हमने क्या देखा, रेजिस्टेंस इक्वल टू 1/C, ठीक है। अगर हम बात करें यूनिट की, ओके, तो रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो हमारी होती है ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है हमारी, ओम। आपको ये वाली यूनिट यूज करनी। और जो कंडक्टेंस की हमारी यूनिट होती है वो होती है हमारी ओम का उल्टा कर दो, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है, इट इज रिवर्स ऑफ कंडक्टेंस, तो ओम का उल्टा पढ़ो, देखो MHO, मो होगी, या फिर क्या होगी, ओम इनवर्स होगी, या फिर हम यूज करेंगे जनरली साइमेंस, साइमेंस शॉर्ट में S। ये 3 यूनिट आप यूज कर सकते हो फॉर कंडक्टेंस के लिए। कंडक्टेंस के लिए 3 यूनिट यूज कर सकते हैं, कौन कौन सी बोलो, मो यूज कर सकते हैं, ओम इनवर्स यूज कर सकते हैं, साइमेंस यूज कर सकते हैं। मो कैसे बोल रहा हूं मैं, ओम का उल्टा, ठीक है, ओम इनवर्स भी वही बात है, और साइमेंस, ठीक है। ये तीनों ही कंडक्टेंस की यूनिट है, इनको अपन मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यूज कर लेंगे, ठीक है। साइमेंस आपको सबसे ज्यादा दिखाई देने वाली, कभी कभी आपको मो भी दिखाई दे जाएगी, ठीक है। इस तरह से ये यूनिटों की बात होगी। अब अपन बात करेंगे सेकंड, हमारी जो जनरल टर्म है वो है हमारी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये अपन कह सकते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और फिर उसी के साथ निकल के आएगी स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। जैसे रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस ये तो पूरे सॉल्यूशन का होता है, ध्यान दो, कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस फॉर होल सॉल्यूशन, फॉर होल सॉल्यूशन, जितना भी सॉल्यूशन है, ठीक है, उसका हम रेजिस्टेंस और उसका अपन कंडक्टेंस देखते हैं। लेकिन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस पूरे सॉल्यूशन का हो भी सकता है और नहीं भी, एक स्पेसिफिक पार्ट का होता है, स्पेसिफिक पार्ट का होता है, ठीक है, क्लियर है। तो अपन इसको कैसे समझ सकते हैं, देखो पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। देखो सपोज करो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन 100 ml है, ये तो अपन को पता ही है, 1 सेंटीमीटर क्यूब को अपन 1 ml बोलते हैं, ये ध्यान रखो। वॉल्यूम में अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम कहीं पर है तो वो 1 ml वॉल्यूम के इक्वल होता है, ठीक है। 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है तो 100 ml वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, हमारे पास 100 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, कितना है, 100 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, उसमें से 1 ml जो सॉल्यूशन है उसमें जितने भी आयंस होंगे, ध्यान से सुनना है, 1 ml सॉल्यूशन में जितने भी आयंस होंगे, क्लियर है, 1 ml सॉल्यूशन में जितने भी आयंस होंगे, जैसे सपोज करो ये कंटेनर है, इसमें हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कितना है, 100 ml, क्लियर है, 100 ml है, और इसमें 1 लाख आयंस हैं पूरे, क्लियर है नहीं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 100 ml में से सपोज करो इतना सा पोर्शन उठाएंगे और इसका वॉल्यूम है 1 ml, और इसमें कितने आयंस हैं, 1000 आयंस हैं, क्लियर है नहीं। तो इस पूरे के पूरे सॉल्यूशन में जो रेजिस्टेंस क्रिएट होगा वो तो रेजिस्टेंस है, और पूरे के पूरे सॉल्यूशन में जो आयंस करंट को फ्लो करा रहे हैं वो कंडक्टेंस, क्लियर है। बट इस 1 ml पार्ट में, इस पूरे सॉल्यूशन का 1 ml वॉल्यूम जो है उसमें जितने भी आयंस हैं वो कितने, 1000 आयंस हैं, क्लियर है नहीं।
कितने आयंस है? 1000 आयंस है। इन 1000 आयंस की वजह से जो 1 ml वॉल्यूम में प्रेजेंट हैं, उनकी वजह से जो रेजिस्टेंस होगा उसे अपन बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल ऑफ द आयंस ऑफर्ड resistance all of the ions offered which present in 1 ml solution of electrolytic solution। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है उसके 1 ml वॉल्यूम में जितने भी आयंस रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं उसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। 1 ml सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्लियर है नहीं? अच्छा, उसका अपोजिट क्या होगा सोचो? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। 1 ml सॉल्यूशन जो होगा, 1 ml सॉल्यूशन, उसमें जितने भी आयंस हैं वो कुछ कंडक्टेंस क्रिएट कर रहे होंगे। क्लियर है नहीं है? तो उसको अपन क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। उनकी यूनिट्स, फॉर्मूले वगैरह मैं अभी लिख रहा हूं, जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलो तो अपन क्या करते हैं, इसको एक तो फॉर्मूले से प्रूफ करते हैं इस डेफिनेशन। तो देखो, फ्रॉम ओम्स लॉ, अगर हम ओम्स लॉ को यहां पर लें तो ओम्स लॉ क्या कहता है? जो रेजिस्टेंस होता है, चाहे वो मेटालिक कंडक्टर हो चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, लगता सभी पर है। रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या किस पर डिपेंड करता है? मेटालिक कंडक्टर की तो लेंथ पर डिपेंड करेगा, जैसे तार है तो उसकी लेंथ पर डिपेंड करेगा। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन किस में भरा होता है? देखो ध्यान दो, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो होता है वो कंडक्टिविटी सेल में भरा होता है, जिससे अपन क्या मेजर करते हैं? कंडक्टेंस वगैरह मेजर करते हैं सेल की। ये हो गया हमारे पास इस तरह से। ये जो सेल है ना हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसकी बात चल रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर डिस्टेंस, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होगा वो हम कह रहे हैं कि L के प्रोपोर्शनल होगा। L क्या है? यहाँ पर डिस्टेंस है। यहाँ पर कौन सी डिस्टेंस लेंगे? दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस लेंगे, ये L है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बना करके उसमें 2 इलेक्ट्रोड डिप कर देंगे। इलेक्ट्रोड समझते हो ना, एक कैथोड और एक एनोड। इलेक्ट्रोड डिप कर देंगे, इलेक्ट्रोड डिप कर देने के बाद इन दोनों के बीच की डिस्टेंस L ले लेंगे। तो L जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। सोचने वाली बात है, अगर ये इलेक्ट्रोड पास होंगे तो कम सॉल्यूशन इनमें आएगा, और ज्यादा दूर होंगे तो ज्यादा आयंस आएंगे, ज्यादा आयंस तो ज्यादा रेजिस्टेंस। ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज, ये A के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। A क्या है यहाँ पर? सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, ये कॉमन सरफेस एरिया। दोनों इलेक्ट्रोड का जो कॉमन सरफेस एरिया वो A है। ठीक है, अब सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया भी बोल सकते हैं, सरफेस एरिया नहीं, सॉरी, क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया A का ज्यादा है हमने इलेक्ट्रोड का, तो इसका मतलब क्या होगा कि लेंथ कम हो जाएगी। मतलब मान लो अगर ये मोटा है, क्लियर है ना, तो उनके बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी। तो A अगर बढ़ेगा तो L कम हो जाएगा। क्लियर है? जैसे मान लो अगर ये बड़े होते तो इनकी डिस्टेंस अपने आप कम हो जाती ना बीच की। A ज्यादा हो गया, क्रॉस एरिया सेक्शन, डिस्टेंस कम होगी, रिवर्स होते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? L के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? A के। ठीक है, एरिया ज्यादा होगा तो सॉल्यूशन जो होगा वो कम घेर पाएगा, उसके बीच, उन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में सॉल्यूशन कम आ पाएगा। लेंथ ज्यादा होगी तो ज्यादा आ पाएगा, जितना ज्यादा आ पाएगा उतना ही रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो ये अपन जानते हैं ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ इस बात को बताता है यहाँ पर कि जो रेजिस्टेंस होता है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? दोनों इलेक्ट्रोड के बीच के डिस्टेंस के। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं L क्या है? डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस है। ओके, और A क्या है? ये है क्रॉस एरिया सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड, ऑफ एन इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड का क्रॉस एरिया सेक्शन। अगर दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग एरिया रखते हैं तो उनका कॉमन एरिया निकाल लिया जाता है, क्रॉस एरिया सेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोड। ठीक है, इस तरह से अपन इसको रिप्रेजेंट भी यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे हम सेल 10th लेवल हमने सबने पढ़ा है किस तरह से हम सेल बनाते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, सपोज करो यहाँ पर NaCl पानी में घुला हुआ है, तो NaCl क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पानी में घुला हुआ है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बन गया। क्लियर है ना? करंट फ्लो करवाएगा। तो यहाँ पर अपन क्या डाल देते हैं? एक तो डाल देते हैं इलेक्ट्रोड कैथोड और एक डाल देते हैं एनोड, दोनों को कनेक्ट कर देंगे वायर वगैरह से। ठीक है, इस तरह से अपन बनाते हैं। तो अभी अपन को फोकस सिर्फ ये करना है कि ये जो डिस्टेंस है ये L है और क्रॉस एरिया सेक्शन क्या है? A है। तो इस डिस्टेंस के तो प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस, और इस क्रॉस एरिया सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अच्छा अब अपन बात करें,
देखो ऊपर का मैं हटा देता हूं। अगर अपन बात करें आगे की, जब हम प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाएंगे, यहां पर रिमूव करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास आएगा आर, यहां से मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, रो एल अपॉन, ये रो क्या है, इसको बोलते हैं आर एच ओ रो, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक, ये तो पढ़ना है अपन को, ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, क्लियर है नहीं, ये इक्वेशन बन। अब हम यहां से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन ऑफ रो, डेफिनेशन ऑफ रो कैसे डिफाइन करेंगे, हमने कहा था 1 ml सॉल्यूशन का जो रेजिस्टेंस होता है उसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल रहे, कैसे देखें, क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। इक्वेशन 1 में L की वैल्यू ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर, मतलब ये जो दोनों इलेक्ट्रोड है इनके बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर ले ले, और A की वैल्यू ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब क्रॉस एरिया सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लें, तो वॉल्यूम कितना बना, अरे डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब बन गया। तो जो वॉल्यूम बनेगा, जो इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में वॉल्यूम बनेगा, पूरा वॉल्यूम नहीं, जो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का वॉल्यूम बनेगा वो 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाए 1 ml हो, क्लियर है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 ml होगा, और उस वॉल्यूम में जो रेजिस्टेंस होगा वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो जाएगी, ये दोनों तो एक एक हो जाएंगे ना, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से L की वैल्यू क्या है 1 सेंटीमीटर ले लें, ठीक है ना, और A की वैल्यू लेट सपोज, ये अपन सिर्फ सपोज कर रहे हैं, ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले, क्लियर है नहीं है, तो वॉल्यूम कितना बनेगा 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी 1 ml बनेगा कि नहीं बनेगा, क्लियर है। और हम इक्वेशन 1 को ऐसे लिख सकते हैं फिर R इक्वल टू रो, क्लियर है, तो डेफिनेशन क्या बनी, द रेजिस्टेंस ऑफ 1 ml और 1 सेंटीमीटर क्यूब ions, the resistance of 1 ml of or 1 centimeter cube solutions is called specific resistance, ठीक है, R is equal to rho, resistance called specific resistance, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं the definition लिख सकते हैं, हम देखें यहाँ पे the resistance which offered ions present in 1 ml solution called specific resistance or equal to specific resistance, आया समझ भाई, रेजिस्टेंस जो उन आयंस के द्वारा क्रिएट हो रहा है जो 1 ml सॉल्यूशन में बैठे हुए हैं, और इसके लिए अपन को इस इक्वेशन 1 में L की वैल्यू 1 सेंटीमीटर और A की वैल्यू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पुट करनी पड़ेगी, तब वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब बनेगा। इन दोनों को हटा देंगे क्योंकि एक एक है और यहाँ रो बच जाएगा, रो इक्वल टू R बच। लेकिन अगर मान लो 10 ml सॉल्यूशन है, तो 10 ml सॉल्यूशन जो होगा उसका अगर आपको पूछे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो फिर कैसे करेंगे, 10 ml सॉल्यूशन का आपको रेजिस्टेंस कोई बता दे, मान लो अगर आपको 10 ml सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस पता है, तो आप क्या करोगे, 1 ml सॉल्यूशन के रेजिस्टेंस निकाल लोगे, उसमें 10 से डिवाइड करके। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपको निकालना आना चाहिए, वो कैसे निकालेंगे, 1 ml सॉल्यूशन का। अब आपको 20 ml 10 ml x ml का दे सकता है, आपको 1 ml में कन्वर्ट कर लेना है। अच्छा 10 ml का पूरा क्या होगा, वो रेजिस्टेंस होगा, 1 ml का क्या होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा। क्लियर है, क्लियर है नहीं है। और हर एक इलेक्ट्रोलाइट का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अलग होता है, ये और बता दूं मैं। each electrolyte have different specific resistance at fixed temperature and concentration, at fixed temperature and concentration value। समझो इस लाइन को, जो इलेक्ट्रोलाइट, जैसे मान लो NaCl इलेक्ट्रोलाइट है, उसको आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड और उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलरिटी ले लो, NaCl की कंसंट्रेशन 1 मोलर ले लो, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड ले लो, तो इस NaCl के स्पेसिफिक कंडक्टेंस रेजिस्टेंस फिक्स हो जाएगा। KCl भी इसी कंडीशन में ले लो, इसका फिक्स हो जाएगा, लेकिन NaCl से अलग आएगा। क्लियर है, क्योंकि फोर्स वगैरह इनमें अलग होंगे, तो आयंस कुछ ज्यादा कम ज्यादा क्रिएट करेंगे, रेजिस्टेंस अलग अलग सब्सटेंस में अलग अलग होता है, ये आपको ध्यान रखना। अच्छा अगर अपन यूनिट की बात करें तो यूनिट बताओ क्या होगी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस,
तो देखो यहाँ से फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से हम क्या लिख सकते हैं, रो इक्वल टू क्या होगा, आर ए अपॉन एल। रो इक्वल टू क्या होगा बोलो, आर ए अपॉन एल हो गया या नहीं होगा, ठीक है। तो अब यूनिट रख दो सबकी, आर की यूनिट क्या होती है, आर की यूनिट होती है हमारी ओम, ठीक है। ए की यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर, और एल की क्या होगी, सेंटीमीटर। तो यूनिट क्या बनी, ओम, ओम सेंटीमीटर मिनट। आर की होगी ओम, ए की होगी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये होगी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल, तो ओम सेंटीमीटर। अब तुम कहोगे सर एसआई में क्या होगी, तो ओएसआई में ओम मीटर होगी, बट मीटर का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं। प्रैक्टिकली सोचो, एक एक मीटर में आपका थोड़ी ना क्रॉस एरिया सेक्शन हो सकता है किसी इलेक्ट्रोड का। इलेक्ट्रोड इतने बड़े बड़े नहीं हो सकते, छोटे छोटे होते हैं इलेक्ट्रोड। आपने सेल देखे, ठीक है, सेल में प्लस माइनस में इलेक्ट्रोड ही तो होते हैं, कितने छोटे होते हैं, बड़े बड़े इलेक्ट्रोड थोड़ी होते हैं, ठीक है। इसलिए मीटर में यहाँ पर यूज करते नहीं अपन, तो ओम सेंटीमीटर इसकी यूनिट हो जाए। क्लियर है, नोट करो। डेफिनेशन होगी, फॉर्मूला हो गया, देखो फॉर्मूला 1 हो गया, इस तरह से हमने इसको इक्वेट किया, 1 1 रख के डेफिनेशन बनाई। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, जो इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग है तो उसके लिए अलग अलग होगा, फिक्स टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पर। क्लियर है, और हमने यहाँ से जो है यूनिट बना ली इक्वेशन 1 से। तो ये सब था स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में। अब अपन सॉरी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का एक नाम और होता है, सुन लो, अदर नेम, अदर नेम ऑफ रो। कई बार इससे भी पूछ ले, इसको बोलते हैं रजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको, रजिस्टिविटी। ये भी नोट कर लो, रजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का एक नाम और होता है रजिस्टिविटी। चलो अब अपन ये देखते हैं कि 1 ml सॉल्यूशन में जितने भी आयंस होते हैं वो कितनी कंडक्टेंस, भाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का अपोजिट क्या होगा, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्लियर है ना, तो वो कितनी कंडक्टेंस क्रिएट कर सकते हैं उसे अपन स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको अपन, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोला जाता है। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस को अपन किस तरह से करेंगे, देखो बिल्कुल सिंपल है। इक्वेशन जो आपके पास आई थी वो मैं फिर लिख देता हूँ, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। और अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पेसिफिक कंडक्टेंस का, ठीक है। यहां से अगर अपन देखें स्पेसिफिक कंडक्टेंस को, तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को ऑपोजिट करते हैं, ठीक है। 1 अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन रो ए अपॉन एल। क्लियर है, 1 अपॉन आर क्या होता है बोलो, सी, और 1 अपॉन रो क्या होगा, रो यहां पर क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, उसका अपोजिट क्या होगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और इसको बोलते हैं अपन कप्पा। क्या बोलते हैं बोलो, कप्पा, कप्पा बोलेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस को, ठीक है। इसका नाम है स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। जैसे वहां रजिस्टिविटी था ना उसका दूसरा नेम, ऐसे यहाँ होगा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। वहां क्या था, रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्लियर है, ठीक है, ए अपॉन एल। अच्छा, अगर अपन यहां पर बात करें कप्पा जो होगा, कप्पा की अगर अपन बात करें तो उसी तरह से अपन डेफिनेशन दे सकते हैं। डेफिनेशन क्या देंगे कप्पा की, देखो फ्रॉम, इसको 2 बना देते हैं। ए की वैल्यू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और एल की वैल्यू क्या ले लिया, 1 सेंटीमीटर, मतलब वॉल्यूम क्या ले लिया, 1 सेंटीमीटर क्यूब। आयंस विच ऑफर्ड कंडक्टेंस विच प्रेजेंट इन 1 ml। 1 ml सॉल्यूशन जो होगा उसमें जितने भी आयंस कंडक्टेंस प्रोड्यूस करेंगे उनको अपन क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अपन बोल सकते हैं द कंडक्टेंस सी। क्लियर है ना, कंडक्टेंस सी कप्पा की इक्वल हो जाएगी ना भाई, कप्पा इक्वल टू सी हो जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, द कंडक्टेंस विच प्रोड्यूस बाय दोज आयंस, द कंडक्टेंस विच प्रोड्यूस बाय दोज आयंस
which present in 1 ml solution called specific conductance या conductivity। नोट कर लो, कंडक्टेंस जो प्रोड्यूस होती है उन आयनों से जो आयन 1 ml सॉल्यूशन में बैठे हुए हैं उसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी बोला जाता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या था? रेजिस्टेंस विच प्रोड्यूस बाय दोज आयंस विच प्रेजेंट इन 1 ml सॉल्यूशन। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी भाई कप्पा सी के इक्वल हो गया ना, जो कंडक्टेंस है वो ही स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो गई ना, लेकिन 1 ml सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब अगर अपन इसको एक थोड़ा डायग्राम से देखें फिर इसकी यूनिट देखेंगे किस तरह से बना सकते हैं। देखो ये हमारे पास सपोज करो एक क्यूब है इस तरह से, क्लियर है? सपोज करो ये जो दो फेस आपको दिखाई दे रहे हैं राइट और लेफ्ट, ये जो फेस है राइट और लेफ्ट वाले, ये वाला फेस और आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वाला फेस। ठीक है, ये वाले ये दोनों फेस है, इन दोनों फेस जो है इन दोनों को अपन इलेक्ट्रोड मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इलेक्ट्रोड। ये प्लस हो जाए और ये माइनस। तो इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमें? एल, ये वाली। ठीक है, और क्रॉस एरिया सेक्शन क्या हो जाएगा इसका? इस तरह से, ये इंटू ये एरिया हो गया ना, ये हो जाएगा हमारा ए। ए क्या है? एल इंटू एल है, और जितना एरिया यहाँ इतना एरिया है, कॉमन एरिया और ले लेंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एल है ये कितनी है? 1 सेंटीमीटर, और ये जो ए है वो कितनी है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो पूरा वॉल्यूम बनेगा वो वॉल्यूम जो हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये कितना होगा सोचो? 1 सेंटीमीटर क्यूब ही तो हुआ। इस तरह से बात। तो इस पूरे के पूरे क्यूब में जो भी आयंस भरे हुए हैं, इन आयंस का रेजिस्टेंस क्या होगा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इन आयंस का कंडक्टेंस क्या होगा? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ है? भले पूरे सॉल्यूशन में और 8-10 क्यूब हो सकते हैं, पूरे सॉल्यूशन में 10-12 क्यूब हो सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ इस एक क्यूब की बात करनी है। सपोज करो मान लो 1 ml के 10 क्यूब है, मतलब टोटल वॉल्यूम 10 ml। टोटल वॉल्यूम सपोज करो कितना है? 10 ml। तो 10 ml में जो कंडक्टेंस होगी वो स्पेसिफिक नहीं है। उसमें से 1 ml यानी 1 क्यूब में कितने आयंस भरे हुए, 1 ml वॉल्यूम में कितने आयंस भरे हुए, उनकी जो कंडक्टेंस होगी ना C, उसे अपन स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। अब कुछ फील आया नहीं है? बोलो डायग्राम से। ठीक है, तो इस तरह से अपन किसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टेंस को। क्लियर है? अब इसकी यूनिट बता दो जरा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी? तो देखो यूनिट भी बहुत सिंपल है, फॉर्मूला नंबर 2 से निकल जाएगी। देखो यूनिट ऑफ कप्पा मतलब के, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट कैसे निकालेंगे? भी हमको पता है C इक्वल टू कप्पा इंटू A/L, ऐसे आई थी इक्वेशन। क्लियर है? तो हम यहाँ पर कप्पा को लिख सकते हैं क्या? C इंटू L/A। अब यूनिट सबकी लिख दो। C की यूनिट क्या होती है? कंडक्टेंस की मैंने 3 यूनिट बताई थी आपको, कौन कौन सी? ओम इनवर्स, मो या सीमेंस। तो हम लिख देते हैं ओम इनवर्स। ठीक है, L की क्या होगी? सेंटीमीटर, A की क्या होगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऊपर जाएगा तो ये बचेगा सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या एक यूनिट और हम यूज कर सकते हैं। देखो इसको सेंटीमीटर ही रहने दो, मीटर में यूज जनरली इसलिए बुक्स में आपको मिल सकता है, बट यहाँ प्रैक्टिकली मीटर में पॉसिबल नहीं है। ये डिस्टेंस दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस मीटर में, और एरिया मीटर में पॉसिबल नहीं, मीटर स्क्वायर में। ठीक है, या फिर इसको क्या ओम इनवर्स ना लिख करके हम क्या लिख सकते हैं? मो सेंटीमीटर इनवर्स। और सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, बस। और कोई आपको ज्यादा ध्यान रखना है भाई, कंडक्टेंस की यूनिट ओम इनवर्स होती है, क्योंकि ये ओम मतलब रेजिस्टेंस का उल्टा है, इसलिए रेजिस्टेंस की ओम होती है तो इसकी ओम इनवर्स बनी। ओम को मो भी पढ़ते हैं उल्टा, इसलिए मो बन गई है सीमेंस। डिस्टेंस के लिए सेंटीमीटर। ठीक है, चलो तो ये होगी हमारी यूनिट, और डेफिनेशंस की हमने बात कर ली। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर और है, और वो है सेल कांस्टेंट के बारे में। अभी तक जो है 2 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखो एक तो हमारा ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और एक फॉर्मूला और है जो मैंने भी आपको लिखा था,
इसी से बनेगा, ठीक है। वो है हमारा R इक्वल टू रो L अपॉन A, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ, ठीक है। इसको भी दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3, कोई प्रॉब्लम नहीं, वही है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है और वो है हमारा सेल कांस्टेंट। ये क्या चीज है? देखो सेल कांस्टेंट क्या है? एक कांस्टेंट होता है किसी भी सेल का। इसका प्रैक्टिकली यूज ये है कि यहां पर जो दो इलेक्ट्रोड आपको दिखाई दे रहे हैं इनके बीच की डिस्टेंस मिलीमीटर में बहुत कम होती है और क्रॉस एरिया सेक्शन भी कम होता है, ठीक है नहीं? तो हम क्या करते हैं, जैसे अपन L/A का अगर रेशो ले लें, L क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, और A क्या है? क्रॉस एरिया सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड। इन दोनों का अगर अपन डिस्टेंस ले लें तो इन दोनों का रेशो ले लें, इस डिस्टेंस का और इस एरिया का, तो उसको अपन सेल कांस्टेंट X या G बोलते हैं। हम यहाँ पर X बोल रहे हैं, सेल कांस्टेंट क्या बोल रहे हैं? X या G भी लिखा रहता है किसकी तम हम X यूज ले लेते हैं। इससे फायदा क्या है? हर एक कंपनी में जब इलेक्ट्रोड बनाए, सेल बनाए जाते हैं, तो उन सेलों का सेल कांस्टेंट भी लिख लिया जाता है। ध्यान देना मेरी बात पे, सेल कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है फिक्स होती है, ये हमें पता होती है हर एक सेल। कैसे? मैन्युफैक्चरिंग के दौरान हमने सेल को बनाया तो सेल में कितनी डिस्टेंस रखी है इलेक्ट्रोड के बीच की पता है, एरिया कितना है वो भी पता है, इन दोनों का रेशो भी हम निकाल लेते हैं तो वो हमें पता होता है। अब मान लो सेल यूज हो रहा है, ठीक है, तो उस सेल में क्रॉस एरिया सेक्शन तो हम मेजर कर लेते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो इतने छोटे छोटे होते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस जो होती है वो हम मेजर नहीं कर पाते। सपोज करो सेल को काम लेते हुए 5 महीने हो गए, लंबा चले गया। 5 महीने के बाद हमें ऐसा लगा कि इलेक्ट्रोड जो है, इलेक्ट्रोड इनके चारों तरफ कोई ऐसा मटेरियल जमा होने लग गया, इस तरह से इलेक्ट्रोड के चारों तरफ कोई मटेरियल जमा होने लग गया, ऐसे 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 ऐसे। समझना मेरी चीज को मैं क्या बताना। तो इलेक्ट्रोड की सरफेस मोटी हो जाएंगी, क्लियर? तो इनके बीच के डिस्टेंस भी चेंज हो जाएगी। तो उस डिस्टेंस को हम कैसे निकालेंगे? उस डिस्टेंस को निकालेंगे L इक्वल टू A, एरिया हमें पता था, और हम H से सेल कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो डिस्टेंस आएगी वो अलग मिलके आएगी। तो इस तरीके की प्रॉब्लम अगर क्रिएट होती है तो हमें डिस्टेंस निकालना आना चाहिए ना। कैसे निकालेंगे? तो इस रेशियो को हम सेल कांस्टेंट बोलते हैं। सेल कांस्टेंट का यूज पता लगा? सेल कांस्टेंट को क्रॉस एरिया सेक्शन से मल्टीप्लाई करके किसी भी टाइम पर हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको बताई, ठीक है। किताबों में ये चीज नहीं मिलेगी, सीधा लिखा हुआ है सेल कांस्टेंट क्या होता है, L/A का रेशो होता है। तो हम भी यही लिखेंगे, इट इज द रेशो ऑफ L एंड A। बस इतना लिख दो। L और A का रेशो जो होता है इसको सेल कांस्टेंट बोला जाता है। X से रिप्रेजेंट करते हैं L/A, ठीक है। यूनिट क्या होती है इसकी वो भी सुन लो। यूनिट आपको साफ क्लियर पता चल रहा है, सेंटीमीटर इनवर्स होगी। L की सेंटीमीटर, C सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 से अपन कप्पा की एक और फॉर्मूला बना सकते हैं। कप्पा का हम एक और फॉर्मूला यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। कप्पा क्या है पता है ना? द कंडक्टेंस ऑफ दोज आयंस विच प्रेजेंट इन 1 ml सॉल्यूशन इज कॉल्ड कप्पा। तो कप्पा इज इक्वल टू C एंड इनटू L अपॉन A फ्रॉम 3, इक्वेशन नंबर 3 से। सिंस वी नो दैट X इक्वल टू क्या होता है? L अपॉन A, सेल कांस्टेंट। तो कप्पा इक्वल टू क्या हो जाए? C इंटू X। ये वाला फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन नंबर इसको दे देते हैं 4 और इसको दे देते हैं 5। क्लियर है? मतलब कंडक्टेंस अगर हमें पता है किसी सॉल्यूशन की, ध्यान से सुनना, तो उसको सेल कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो। किसी सेल का हमें कंडक्टेंस पता है, किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का हमें कंडक्टेंस पता है, मतलब पूरे के पूरे सॉल्यूशन का कंडक्टेंस पता है, और हमें स्पेसिफिक कंडक्टेंस नहीं पता, मतलब 1 ml सॉल्यूशन का कंडक्टेंस नहीं पता। समझो 10 ml सॉल्यूशन मान लो है टोटल, तो उसका कंडक्टेंस हम जानते हैं, बट हम उसमें 1 ml सॉल्यूशन में जितने भी आयंस क्रिएट कर रहे हैं कंडक्टेंस, मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस, वो हमें नहीं पता। क्लियर है नहीं? तो कैसे निकालेंगे? सेल कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दो किससे? कंडक्टेंस से। तो क्या निकल आएगी? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्लियर है नहीं? तो ये फॉर्मूला 1, 2, 3, 4 और ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, सारे नोट कर लिया ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से ये अपन ने देखा कि किस तरह से अपन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में सबसे पहले कंडक्टेंस देखी, रेजिस्टेंस देखी, फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस, उनकी यूनिट्स, डेफिनेशंस वगैरह,
ओके उसके बाद हमने देखा सेल कांस्टेंट, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के फॉर्मूलेज देखे, सेल कांस्टेंट को उसमें इंट्रोड्यूस किया, फिर एक नया फॉर्मूला बनाया कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, ये नोट कर लो। अब अपन बात करते हैं दो और कंडक्टेंस होती है स्पेसिफिक कंडक्टेंस जैसे ही, मोलार कंडक्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोलार कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलार कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, क्लियर है नहीं है, मोलार कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट। अच्छा एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा आपसे कि मोलार कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की जरूरत क्यों पड़ी, तो ध्यान से सुनने वाली बात है। एक बात बताओ, हमने ये कहा था कि 1 ml सॉल्यूशन है, जैसे सपोज करो ये 1 ml है पूरा, यहाँ से यहाँ तक का सॉल्यूशन 1 ml, इस 1 ml सॉल्यूशन में, इस 1 ml सॉल्यूशन में जो आयंस हैं वो जितनी कंडक्टेंस क्रिएट कर रहे हैं वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, क्लियर है। अब एक बात बताओ, मान लो दो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी, उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट करना है लेकिन उनको स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकालनी है अपनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो जो बच्चा ए है उसके पास 1 ml सॉल्यूशन है, वो उसकी कंडक्टेंस मेजर कर लेगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बता देगा। ये भी 1 ml सॉल्यूशन की कंडक्टेंस मेजर कर लेगा और स्पेसिफिक कंडक्टेंस बता देगा, ठीक है। इस बच्चे की अगर अपन बात करें ए की, तो इसने क्या किया हुआ है, NaCl का 2 मोलर सॉल्यूशन लिया हुआ है, मतलब हाईली कंसंट्रेटेड, और इसने NaCl का 1/10 मोलर सॉल्यूशन ही लिया हुआ है, बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन। इस बच्चे ने NaCl का बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया है और इसने NaCl का बहुत ही कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया है। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन अगर होगा तो आयंस ज्यादा होंगे, आयंस ज्यादा होंगे तो 1 ml वॉल्यूम में भी आयंस ज्यादा होंगे, और 1 ml वॉल्यूम में अगर आयंस ज्यादा होंगे तो इस बच्चे का स्पेसिफिक कंडक्टेंस अलग आएगा, ज्यादा आएगा। वही 1 ml सॉल्यूशन में जब ये वाला बच्चा कंडक्टेंस मेजर करेगा तो इसका डाइल्यूट सॉल्यूशन, समझ रहे हो, इसका डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो क्या होगा, आयंस बहुत कम होंगे पूरे सॉल्यूशन में, पूरे सॉल्यूशन में अगर आयंस कम है तो 1 ml में भी कम हो जाएंगे, और 1 ml में कम हो जाएंगे तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बोलो। 1 ml सॉल्यूशन में जितने भी आयंस कंडक्टेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कम हो जाएगी। तो हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस ज्यादा आएगी, और अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम आएगी। तो इन दोनों बच्चों का मटेरियल सेम है, NaCl, और दोनों का रिजल्ट अलग आ रहा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस का, दोनों का जो रिजल्ट आ रहा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस का वो अलग अलग आ रहा है, इसका ज्यादा आएगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसका कम आएगा। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हम, और वो है हमारा मोलार कंडक्टेंस। टीचर ने इन दोनों को बुलाया, यहाँ आ जाओ तुम बैठ जाओ, और क्या कहा कि भाई 1 ml सॉल्यूशन में कंडक्टेंस मत बताओ तुम, क्योंकि तुम्हारा हाईली कंसंट्रेटेड है और तुम्हारा डाइल्यूट है, तो तुम्हारा अलग अलग आ रहा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो उन्होंने कहा सर क्या करें, उन्होंने कहा VML सॉल्यूशन में बताओ, उन्होंने क्या कहा VML सॉल्यूशन में कंडक्टेंस बताओ जिसमें तुमने 1 मोल सब्सटेंस घोला, या ऐसे कह दो 1 मोल सब्सटेंस को घोलने के लिए, ध्यान से सुनना, 1 मोल सब्सटेंस लो आप, बस 1 मोल, दोनों 1-1 मोल लो, ए बच्चा और बी बच्चा, इन दोनों को 1-1 मोल NaCl लेना है, और उसको किस में डिसॉल्व करना है, VML में, 1 मोल सब्सटेंस को लेके VML में डिसॉल्व करना है। तो दोनों का वॉल्यूम भी सेम हो जाएगा, क्योंकि 1 मोल सब्सटेंस को कितने वॉल्यूम में डिसॉल्व करना पड़ेगा, क्लियर है ना। तो दोनों का अगर अमाउंट ही सेम है 1 मोल, तो उनका वॉल्यूम भी सेम होगा जिसमें वो डिसॉल्व होंगे, सब्सटेंस तो सेम ही है NaCl। तो 1 मोल सब्सटेंस को लेकर उसको VML सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर दो। 1 मोल का मतलब समझते हो ना, 1 मोल NaCl को कैसे लेंगे वो बताओ। 1 मोल NaCl का मतलब क्या हो गया, जो वेट उनको लेना पड़ेगा और जो मॉलिक्यूलर वेट लेना पड़ेगा, ये तो होता है नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला, कि जो वेट लेना पड़ेगा और जो मॉलिक्यूलर वेट लेना पड़ेगा वो सेम लेना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, किसी भी सब्सटेंस के वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से, क्लियर है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट NaCl का कितना होता है 58.5, और वेट भी इनको 58.5 ही लेना पड़ेगा, यानी 58.5 ग्राम वेट लेना पड़ेगा, और एक मतलब दोनों को ही लेना पड़ेगा 58.5 ग्राम NaCl, यानी 1 मोल NaCl, और दोनों उसको VML सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर देंगे, VML वॉल्यूम में डिसॉल्व कर देंगे, सॉल्यूशन बना लेंगे, क्लियर है नहीं है। तो ध्यान से सुन लो, 1 मोल सब्सटेंस को
अगर VmL सॉल्यूशन में डिसॉल्व करके, VmL वॉल्यूम में डिसॉल्व करके, 1 मोल सब्सटेंस को VmL वॉल्यूम में डिसॉल्व करके अगर सॉल्यूशन बनाए तो उस VmL सॉल्यूशन में जितने भी आयंस होंगे उनसे जो कंडक्टेंस प्रोड्यूस होगी उसे मोलार कंडक्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोलार कंडक्टेंस। अब ये VmL 10 ml भी हो सकता है, 20 ml भी हो सकता है, 30 ml भी हो सकता है, 8 ml भी हो सकता है, जरूर नहीं है। VmL कितना भी ml हो सकता है। क्लियर? एक मोल सब्सटेंस जो होगा हमारा उसको डिसॉल्व कर देंगे हम VmL वॉल्यूम में, और इस वॉल्यूम में जितने भी आयंस होंगे उनके द्वारा जो कंडक्टेंस प्रोड्यूस होगी उसे अपन क्या बोलेंगे? मोलार कंडक्टेंस। कुछ क्लियर हुआ? फीलिंग आई? क्या बोलेंगे? मोलार कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा फिर? जैसे मान लो अगर आपने 1 मोल NaCl लेके उसको 2 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर दिया, 1 मोल को 2 लीटर में डिसॉल्व कर दिया, क्लियर है? तो उस 2 लीटर वॉल्यूम का जो कंडक्टेंस आएगा उसे अपन मोलार कंडक्टेंस बोलेंगे। मतलब 2000 मिलीलीटर, 2 लीटर से मतलब समझ गए 2000 मिलीलीटर वॉल्यूम, ठीक है? उसमें जो जितने भी आयंस होंगे उनका कंडक्टेंस क्या होगा? क्या होगा बोलो? उनका कंडक्टेंस मोलार कंडक्टेंस। अब उसमें से 1 ml वॉल्यूम कितना सा बचेगा? 1 ml वॉल्यूम का जो कंडक्टेंस होगा उसे क्या बोलेंगे? बोलो उसे क्या बोलेंगे? 1 ml वॉल्यूम का जो कंडक्टेंस होगा उसे क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अलग अंतर हो गया, दोनों अलग अलग होगी। क्लियर है? नहीं, दोनों इक्वल कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा कभी भी पॉसिबल होगा नहीं कि 1 ml वॉल्यूम में ही हम 1 मोल सब्सटेंस को घोल दें। 58.5 ग्राम नमक मतलब 1 मोल नमक, उसको 1 ml में थोड़ी घोल सकते हैं। 1 ml तो इतना सा होता है पानी, 1 ml पानी में 58.5 ग्राम नमक कैसे घोलोगे? तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो ये जनरली अलग अलग होती है, फॉर्मूले में इनको इक्वल कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं नया टॉपिक, और वह हमारा मोलार कंडक्टेंस का। अब देखो दोनों जब बच्चे 1-1 मोल को डिसॉल्व करके VmL में लेके आएंगे तो 1-1 मोल में, सॉरी 1-1 मिलीलीटर या 1-1 ml में दोनों का जो आयंस होंगे वो सेम आएंगे, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस सेम आएंगे, अलग अलग नहीं आएंगे। चलो तब स्टार्ट करते हैं मोलार कंडक्टेंस। देखो मोलार कंडक्टेंस। सबसे पहले मैं आपको मोलरिटी के बारे में बता दूं। मोलार कंडक्टेंस से पहले मोलरिटी क्या होती है, इस सॉल्यूशन चैप्टर में देखो मोलरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी सॉल्यूट विच प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम इज कॉल्ड मोलरिटी। मोलरिटी होती है मोल पर लीटर, इसकी यूनिट होती है नंबर ऑफ मोल की मोल और वॉल्यूम की लीटर। अरे अगर 1 लीटर वॉल्यूम में हम किसी सॉल्यूट के 5 मोल घोल देते हैं तो मोलरिटी होगी 5 मोल पर लीटर, क्लियर? अगर 1 लीटर वॉल्यूम में हम किसी सब्सटेंस के 2 मोल घोल देते हैं तो मोलरिटी होगी 2 मोल पर लीटर। अगर हम आधा लीटर में, ध्यान देना, आधा लीटर वॉल्यूम में किसी सब्सटेंस के 2 मोल घोल देते हैं तो मोलरिटी कितनी होगी? आधे लीटर में 2 मोल है तो 1 लीटर में कितने होंगे? 4 मोल, तो मोलरिटी होगी 4 मोल पर लीटर। मतलब मोलरिटी हमेशा 1 लीटर के रेस्पेक्ट में निकलती है, तो इसलिए V से डिसॉल्व कर दिया, हम कहेंगे डिवाइड कर दिया, सॉरी। V लीटर वॉल्यूम में कितने वॉल्यूम डिसॉल्व है? 5 मोल, तो 1 लीटर में कितने होंगे? जितने मोल अपॉन V, जितने मोल N अपॉन V, ऐसे बना है फॉर्मूला, ठीक है? तो N अपॉन V होगा। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे वो आप जानते ही हो। नंबर ऑफ मोल N कैसे निकालेंगे? वेट गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। किसी भी सब्सटेंस का जो वेट गिवन है उसमें डिवाइड कर दो मॉलिक्यूलर वेट का, ठीक है? और अगर N की वैल्यू 1 मोल है तो इसका मतलब क्या है? वेट और मॉलिक्यूलर वेट दोनों इक्वल हो जाएंगे। मतलब जितना आप वेट ले रहे हो उतना मॉलिक्यूलर वेट आपको लेना पड़ेगा, और जितना मॉलिक्यूलर वेट है उतना ही वेट लेना पड़ेगा। जैसे NaCl का 1 मोल ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? 58.5 ग्राम NaCl लेना है। अब वाटर का 1 मोल ले रहे हैं तो मतलब 18 ग्राम वाटर लेना है। वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है ना, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 2, तो 18 ही आपको वेट लेना पड़ेगा, तभी तो नंबर ऑफ मोल 1 आएगा, इन दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है? ये आपको साइड में ध्यान रखना है, ये वाला कॉन्सेप्ट। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं मोलार कंडक्टेंस। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? मोलार कंडक्टेंस, ठीक है? तो ये क्या होती है, ध्यान दो, मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। द
the conductance which produce by those ions present, the conductance which produced by those ions ऐसे लिखो इसको, द कंडक्टेंस विच प्रोड्यूस बाय 1 मोल आयंस इन VmL वॉल्यूम। समझिए, अरे VmL वॉल्यूम में 1 मोल आयन, 1 मोल बाय 1 मोल आयंस, जैसे भी सब्सटेंस के 1 मोल के जो आयंस होंगे वो VmL वॉल्यूम में कितनी कंडक्टेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, कॉल्ड मोलार कंडक्टेंस। मोलार कंडक्टेंस क्लियर है नहीं? अच्छा, 1 ml, ध्यान सुना, 1 ml वॉल्यूम में जो कंडक्टेंस प्रोड्यूस होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, कप्पा। तो VmL वॉल्यूम में जो कंडक्टेंस क्रिएट होगी उसे क्या बोलेंगे, कप्पा इंटू V। सोचो ना, 1 ml में इतनी, तो 10 ml में 10 इंटू कप्पा, इस तरह से बनेगा फॉर्मूला। ठीक है, इसका सिंबल मैं आपको बता देता हूं, इसका सिंबल होता है लैम्बडा m। ये लैम्बडा है और ये m फॉर मोलार, मोलार लैम्बडा कंडक्टेंस के लिए और m फॉर मोलार के लिए, तो मोलार कंडक्टेंस सिंबल क्या है इसका, बोलो मोलार कंडक्टेंस। ठीक है, अब एक बात बताओ, VmL वॉल्यूम में कितनी कंडक्टेंस क्रिएट हो रही है? 1 ml, 1 मोल आयंस को घोल दिया हमने VmL वॉल्यूम में, तो कितनी कंडक्टेंस क्रिएट हो रही है उसे अपन क्या बोल रहे हैं, मोलार कंडक्टेंस। ठीक है, तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, सिंस वी नो दैट कंडक्टेंस इन 1 ml सॉल्यूशन, 1 ml सॉल्यूशन में जो आयंस होते हैं उनकी कंडक्टेंस को अपन कप्पा बोलते हैं कि नहीं बोलते, कप्पा बोलते हैं। सो कंडक्टेंस इन VmL सॉल्यूशन, VmL सॉल्यूशन में जो कंडक्टेंस होगी आयंस की, जिसमें 1 मोल, VmL सॉल्यूशन कौन सा है, जिसमें 1 मोल घोला है आपने, 1 मोल को घोला है। ठीक है, उसमें जितनी कंडक्टेंस होगी इस VmL सॉल्यूशन, उसको अपन क्या बोलेंगे, बोलो उसको अपन क्या बोलेंगे, लैम्बडा m बोलेंगे, और वो क्या होगा, कप्पा इंटू V होगा ना। अरे 1 ml में कप्पा है कंडक्टेंस, तो 2 ml में कप्पा इंटू 2, 3 ml में कप्पा इंटू 3, तो VmL में कितनी, कप्पा इंटू V, और कप्पा इंटू V क्या है, लैम्बडा m है ना। फील आई है नहीं आई, बोलो मोलार कंडक्टेंस की स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू वॉल्यूम होती है ये, और वो वॉल्यूम होता है जिसमें अपन ने 1 ml को 1 मोल को डिसोल्व किया है। दिस वॉल्यूम कंटेन, इस वॉल्यूम में क्या होता है सुन लो, दिस वॉल्यूम कंटेन 1 मोल सब्सटेंस, 1 मोल सब्सटेंस होना चाहिए इस वॉल्यूम में। 1 मोल सब्सटेंस को आपने इस वॉल्यूम में डिसोल्व कर दिया, जितने भी आयंस बनेंगे वो जो कंडक्टेंस क्रिएट करेंगे वो कप्पा इंटू V होगी। भाई 1 ml वॉल्यूम में जितने भी आयंस कंडक्टेंस क्रिएट कर रहे हैं वो मान लो 10 है, और टोटल वॉल्यूम 100 ml है, तो लैम्बडा m कितनी होगी, 1 ml में 10 आ रही है कंडक्टेंस, मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो 100 ml में कितनी आएगी, 10 इंटू 100, मतलब 1000 आ जाएगी क्या लैम्बडा m। क्लियर है नहीं? तो इस तरह से अपन इसको समझ सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या बना फाइनली मोलार कंडक्टेंस का, लैम्बडा m इक्वल टू बन गया हमारा कप्पा इंटू V, और ये V वो वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम है जिसमें 1 मोल सब्सटेंस डिसॉल्व है। क्लियर है? अब अपन क्या करते हैं, इस वॉल्यूम को यहां से निकालते हैं इस इक्वेशन से, ये मोलरिटी की इक्वेशन। ओके, तो मैं इस मोलरिटी की इक्वेशन को यहाँ पे अब अप्लाई करूंगा। देखो, इस फॉर्मूले को और एनलार्ज करने के लिए न्यूमेरिकल्स में जो हमें फॉर्मूला काम आता है ना, जनरली ये भी आ जाता है, बट ये हमें देते नहीं है फॉर्मूला, जो न्यूमेरिकल्स में हमें काम आएगा वो मैं आपके सामने लिख देता हूँ। ठीक है, अब अपन को पता है सिंस मोलरिटी क्या होती है N/V, इसको अपन दे देते हैं 1 मोलर कंडक्टेंस में। ठीक है, अब हमको क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा, नंबर ऑफ मोल बाय मोलरिटी होगी, नहीं होगी, बोल वॉल्यूम क्या होगा, नंबर ऑफ मोल बाय मोलरिटी। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल तो लेना है 1 मोल, नंबर ऑफ मोल क्या लेना है 1 मोल। क्लियर है? तो V क्या हो जाएगा हमारे पास 1/m। m क्या है यहाँ पर, कंसंट्रेशन की यूनिट है। मोलरिटी, मोलरिटी क्या होती है, कंसंट्रेशन की यूनिट होती है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, मोलरिटी को हम कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं, तो हम क्या लिख देंगे इसको C, कोई प्रॉब्लम नहीं। V इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, अरे V इक्वल टू N/m है, तो m को C लिख दिया N/C। क्लियर है ना? मोलार कंडक्टेंस के लिए 1 मोल को घोलना पड़ेगा अपन को, तो n की वैल्यू 1 मोल ले ले। C यहाँ पर क्या है, कंसेंट्रेशन, ये कंडक्टेंस नहीं है, कंसेंट्रेशन है, मोलरिटी की जगह लिख दिया हमने।
क्लियर है नहीं? अब एक बात बताओ, ये जो वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम, ये किस में है? लीटर में है ना, लेकिन हमें वॉल्यूम किस में लिखना है? यहाँ पर मिलीलीटर में, ठीक है। अरे ये वॉल्यूम किस में है बोलो? लीटर में है, और हमें किस में लिखना है? मिलीलीटर में लिखना है। तो लीटर का जो वॉल्यूम है उसको मिलीलीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 1000 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो V इन मिलीलीटर, मिलीलीटर में कैसे लिखेंगे? ये जो 1/c है इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1000। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ नहीं? अरे 1 लीटर वॉल्यूम में कितने मोल है? ये मोलरिटी होती। अब हमें वो वॉल्यूम चाहिए जिसमें 1 मोल डिसॉल्व हो, तो हमने कहा साहब ये वाला वॉल्यूम होगा N/V। हमने M को C लिख दिया और N को 1 मोल लिख दिया, क्योंकि 1 मोल डिसॉल्व है ना, तो इसको 1 मोल बना दिया, M को C लिख दिया। अब ये वॉल्यूम लीटर में है ना, 1 लीटर में, तो इसको मिलीलीटर में कैसे बदलेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो वो वॉल्यूम जिसमें 1 मोल सब्सटेंस डिसॉल्व है उसकी वैल्यू होती है 1000/c। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन, और हम लिखते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। मतलब जो इक्वेशन नंबर 2 है ना हमारी, उससे जो V आ रहा है वॉल्यूम, उसको अपन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, जिसमें पुट कर देंगे 1 में। तो हमारे पास लैम्डा m आ जाएगा कप्पा इंटू 1000/c। ये डायरेक्ट लिखा होता है, इसको ऐसे एक्सप्लेन नहीं किया होता बुक्स में, आप देख लेना उठा के, डायरेक्ट लिखा होता है मैक्सिमम बुक्स। इक्वेशन नंबर 3 ये इंपॉर्टेंट है। आपसे क्या बोल देगा? आपको 2 मोल कंसंट्रेशन दी हुई है, आपको C की वैल्यू दे देगा 2 मोल पर लीटर, मोलरिटी तो है, 2 मोल पर लीटर दे देगा। कप्पा भी आपको दे देगा कुछ ना कुछ, तो आपसे पूछ लेगा लैम्डा m क्या होगा। आपको ये दे देगा, कप्पा नहीं दे करके कुछ और दे देगा। कप्पा अगर आपको नहीं दे, C इंटू x दे दे, कंडक्टेंस और सेल कांस्टेंट, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के कप्पा निकलवा लेगा, उसको यहाँ रखवा लेगा, फिर लैम्डा में पूछ लेगा। कप्पा देकर, कप्पा नहीं दे, कप्पा दे देगा, C दे देगा, लैम्डा डायरेक्ट पूछ सकता है। कप्पा लैम्डा m दे करके, C दे करके कप्पा पूछ सकता है। बहुत तरीके हैं क्वेश्चन पूछने। x की वैल्यू भी क्या पता ना दे, L और A की दे दे, ठीक है, रेजिस्टेंस दे दे तो C निकल आएगा। बहुत अलग अलग तरीके हैं, सब फॉर्मूलों का आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, तभी आप किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। इस चैप्टर में एक एक फॉर्मूला इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्या होगी हमारी, ये हमारा फॉर्मूला हो गया मोलार कंडक्टेंस का। किसका फॉर्मूला हो गया बोलो? मोलार कंडक्टेंस। ओके, नोट कर लो। तो थैंक यू वेरी मच। आज अपन ने इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, क्लियर है। इसके अलावा हमने मोलार कंडक्टेंस, इन सबको डिस्कस किया, मोलरिटी क्या होती है ये सब देखा। कल अपन एक और बची है कंडक्टेंस, वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो होती है ना, वो भी इसी तरह निकलती है मोलार कंडक्टेंस की तरह, लेकिन वहाँ VmL वॉल्यूम में 1 मोल सब्सटेंस को डिसॉल्व नहीं करते, VmL वॉल्यूम में एक इक्विवेलेंट सब्सटेंस को डिसॉल्व करते। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट लिया जाता है नंबर ऑफ मोल की जगह। अब किसी सब्सटेंस का नंबर ऑफ मोल और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ये आपस में रिलेटेड होते हैं, ये मैं आपको कल बताऊंगा, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कल बताऊंगा आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होती है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को लैम्डा EQ से लिखेंगे, मोलर कंडक्टेंस को लैम्डा m से लिखा है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को लैम्डा EQ से लिखेंगे, क्लियर है। तो इसको अपन कल क्लियर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।